हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। कल हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था। आज उसके एमसीक्यूज़ करेंगे और आगे जो इंट्रोडक्शन है और सेक्शन 1 to 5 आज हम कंप्लीट करेंगे विद डिटेल्स। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आगे भी ऐसी ही वीडियो बना के आपको समझाते रहें, आपकी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करवाते रहें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ पहले। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब से प्रवर्त हुई? तो ये 4 ऑप्शंस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने जब आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स होते हैं, जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बताना है कि जो सीआरपीसी है वो 1973 कब से प्रवर्त हुई। तो आप लिखेंगे आप मतलब जो इस पर क्लिक करेंगे 1 अप्रैल 1974 से। फिर है दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 प्रवर्त हुआ, तो इसमें आएगा 3 फरवरी 2013 को। ये देखिए पहले आया भी वही क्वेश्चन। दंड प्रक्रिया विषय भारत के संविधान की निम्न सूचियों में से किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये समवर्ती सूची में आता है और ये भी उत्तर प्रदेश के 2015 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और पहले भी आया हुआ है यूपी में। तो आप ये क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे बात करते हैं प्रीलिम्स, मतलब जो चैप्टर 1 है उसके जो सेक्शंस है 1 to 5 उसके बारे में बात करते हैं हम। उसका नाम है प्रारंभिक। ठीक है, अब प्रारंभिक क्या है? दंड की प्रक्रियात्मक विधि दंड विधि के प्रवर्तन के निमित्त एक यंत्र जैसा कार्य करती है। आपको ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं समझाऊँ उतना ही समझिए, क्योंकि वही एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सीआरपीसी एक प्रोसीजर लॉ है। ठीक है, 2 प्रकार के लॉज होते हैं, जैसे एक होता है मौलिक विधि और एक होता है प्रक्रियात्मक विधि। तो हमारी जो सीआरपीसी है वो कैसी है? प्रोसीजर लॉ है। ठीक है, आपराधिक विधि भी बोलते हैं इसको, दंड विधि भी बोलते हैं। ठीक है, और जो सीआरपीसी है वो 1973 वाला जो पार्ट है अब हमारे चलता है, क्योंकि जो मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था तो उसमें जो पहले सीआरपीसी आई हुई थी उन सब के बारे में मैंने अच्छे से डिफ़ाइन करके आपको समझा दिया है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो आप देख सकते हैं। वो वीडियो देख के ही फिर ये वीडियो देखें, तभी अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, 1973 है ये। और ये कब बनी थी? 1 अप्रैल 1974 को पूरे भारत में लागू हो गई थी। ठीक है, और जो कहाँ कहाँ पे लागू नहीं है? देखिए, पहले जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं थी ये। अब 2019 के बाद से ये जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई हो गए हैं सारे लॉज। और पहले जो आईपीसी की जगह तो रणवीर दंड संहिता वहाँ पे चलती थी, पर अब वो हटा के वहाँ पे तो आईपीसी तो अप्लाई कर दिया है। अब सीआरपीसी को भी अप्लाई कर दिया है 2019 के बाद, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो आर्टिकल था 370 उसको हटा दिया गया है। अब जो सीआरपीसी में जो क्या बोलते हैं 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति की इसमें स्वीकृति प्राप्त हुई थी। और क्या बोलते हैं जो इसमें नागालैंड है, जनजातीय क्षेत्र हैं, उसमें जो ये चैप्टर्स हैं 8, 10, 11 ही लागू होते हैं, बाकी चैप्टर्स लागू नहीं होते वहाँ पे। ठीक है, ये जनजातीय क्षेत्रों पे। और इसमें लिख रखा है जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय, पर अब जम्मू कश्मीर पे अप्लाई है। ऐसा क्यों लिख रखा है बुक्स में? बहुत सारी बुक्स हैं बेयर एक्ट से जिनमें अभी भी लिखा था जम्मू कश्मीर राज्य पर अप्लाई नहीं है, क्योंकि अभी बेयर एक्ट में मतलब बोलते हैं ना कि संपूर्ण कोडिफाइड नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें लिखी नहीं गई है। क्योंकि जब मैंने बताया था कि हाउ टू रीड बेयर एक्ट, तो उसमें मैंने ये भी बताया था आपको कि जब बेयर एक्ट जो लिखती है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, वो अपने हिसाब से लॉज जो होती हैं वो लिखती हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट तो उनको बता देता है, पर वो जब अपने हिसाब से उनको जब ग्रुप ऑफ पर्सनस बैठते हैं उसके बाद लिखते हैं। तो बहुत सारे बेयर एक्ट्स है, सब में तो एक साथ नहीं हो सकता चेंज, तो वो धीरे धीरे अब चेंजेस हो रहे हैं। तो आप कन्फ्यूज़न ना हो, जम्मू कश्मीर राज्य पर सीआरपीसी अप्लाई नहीं है। आप अपने हिसाब से लिख लें कि जम्मू कश्मीर राज्य पर अब सीआरपीसी अप्लाई है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो अमेंडमेंट्स हुए वो कौन कौन से हुए? 1978, 1980, 1983, 1988, 1991, 93 और 2001। इसमें कुछ संशोधन किए गए, परंतु इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट हुआ वो 2005 में हुआ था।
ठीक है। 2005 में सीआरपीसी का सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था और 31/12/2000 से 2009 से लागू हो गया था ये अमेंडमेंट। ठीक है। अब ये नया जो सीआरपीसी था हमारा 1973 का, इसमें 484 तो क्या है, सेक्शंस हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिए। 2 शेड्यूल हैं और यहीं पे पुरानी संहिता में कितने थे, 565 तो सेक्शंस थे और 5 शेड्यूल थी। और अब नई संहिता में 37 चैप्टर्स हैं। और जो इससे पहले जो सीआरपीसी थी उसमें कितने थे, 46 चैप्टर्स थे और अब कम करके 37 चैप्टर्स कर दिए और 484 सेक्शंस कर दिए और 2 शेड्यूल हैं। तो आप नोट डाउन करते चलें। देखिए, अब 5 सेक्शंस हम बता रहे हैं कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन में कितना है, 5 सेक्शंस। अब आप याद कैसे करेंगे कि इंट्रोडक्शन में 5 ही सेक्शंस हैं, क्योंकि बहुत सारे हम एक्ट्स पढ़ेंगे ना तो उसके बाद सब भूल जाते हैं कि सीआरपीसी थी क्या, यहाँ तक भी कि सीआरपीसी प्रोसीजर लॉ है क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 5 सेक्शंस आप याद कैसे करेंगे लॉन्ग टाइम तक, जब तक आप जुडिशरी क्रैक ना कर दे तब तक। ये याद रखिए कि जब भी हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम सिर्फ 5 लाइनें बोलते हैं। वो 5 लाइनें क्या क्या बोलती है, सीआरपीसी। हम अपनी बात नहीं करेंगे, हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे खुद का, हम सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि इंट्रोडक्शन में सिर्फ 5 लाइन बोलते हैं हम। तो सीआरपीसी कितनी लाइन बोल रही है, वो भी 5 ही लाइन बोल रही है। सिर्फ हमें याद रखनी है सीआरपीसी की लाइन, खुद की तो रखोगे साथ पे सीआरपीसी की भी रखोगे। तो कैसे रखोगे, अब याद करते हैं। देखिए, फर्स्ट में क्या बताते हैं हम, अपना नाम, पता और हम कहाँ से हैं, बिलोंग कहाँ से करते हैं, सीधा सा है। ठीक है, आया सीधा सीआरपीसी का संहिता का विस्तार। सेक्शन 1 बोलता है, सेक्शन 1 बोलता है कि जो सीआरपीसी है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, कौन कौन सी चैप्टर्स हैं, इसका नाम क्या है। तो हम सारा भी डिटेल से भी पढ़ेंगे। पहले शॉर्ट ट्रिक से जानते हैं कि सीआरपीसी है क्या। ठीक है, सीआरपीसी क्या है, कोड, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 का। अभी जैसे मैंने बताया कि 8, 10, 11 जो चैप्टर्स हैं वो नागालैंड और जनजाति क्षेत्र पर अप्लाई नहीं होते। पहले इसमें ये भी लिखा था कि जम्मू कश्मीर राज्य के छोड़कर और संपूर्ण भारत पर लागू होती है, पर ऐसा तो नहीं है, अब जम्मू कश्मीर पे भी लागू है। ठीक है। सेकंड है डेफिनेशन, मीन्स परिभाषा। अब बात करेंगे कि जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो फिर जब सामने वाला भी तो पूछेगा, वो खुद की भी तो बताएगा अपने को, तो वो क्या हुआ, वो डेफिनेशंस हुई। तो डेफिनेशन क्लॉज में इसमें जो डेफिनेशंस हैं, जैसे मैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिप से बता देती हूँ कि कौन कौन सी हैं। तो ट्रिक्स देखते हैं। देखिए, इसमें क्या है, बेलेबल, नॉन बेलेबल। ठीक है, चार्जेस है इसमें, जो भी सीआरपीसी में जितने भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं, जो बहुत अपने को लगता है कि ये चार्ज क्या होता है। ठीक है, पुलिस थाना क्या होता है, पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, हम सोचते हैं ना ऐसा, जब हम सीआरपीसी नहीं पढ़े होते, जब हम एलएलबी नहीं किए होते, तब तक हम सोचते हैं। जब हम करते हैं तब हमें सब कुछ पता होता है। क्यों पता होता है, क्योंकि हमने एक एक सेक्शंस पढ़ लिया होता है। ठीक है, अब देखिए, आपको क्या होगा कि जब डेफिनेशन क्लॉजेस पढ़ोगे तो उसमें भी बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, तो उसका भी हम ट्रिक बताएंगे। पर पहले आप ये जानिए कि 1 to 5 बोलता क्या है। सेक्शन 3, निर्देशों का अर्थ। ठीक है, तो इसमें क्या है, निर्देशों का अर्थ मतलब मजिस्ट्रेट्स के बारे में कुछ बातें बताइए। फिर सेक्शन 4 बोलता है कि कार्रवाई कैसे की जाएगी, जो आईपीसी में जो अपराध की परिभाषाएं हैं उनकी प्रोसीजर कैसे की जाएगी सीआरपीसी के अंदर, तो ये बोलता है। और 5 है व्यावर्ती मतलब सेविंग्स। तो ठीक है, 1 to 5 याद हुआ। अब मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए। पहला हम अपना नाम बताएंगे, मीन्स संहिता का नाम और विस्तार। सेकंड क्या बोलता है, डेफिनेशन। थर्ड क्या बोला, मजिस्ट्रेट के बारे में मतलब निर्देशों का अर्थ लगाना। फोर्थ क्या बोलता है कि जो इसकी सारी बातें कही हैं हमने, इसकी प्रोसीडिंग कैसे होगी ये तो बताइए। और फिफ्थ में क्या है, सेविंग्स, तो जो हम अपनी बातों की सेविंग्स करते हैं। करते हैं सेक्शन 1 की, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। जैसा मैंने बताया था आपको, तो संक्षिप्त नाम क्या है, सीआरपीसी 1973, और इसमें लिख रखा है जैसे विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य की सिवाय संपूर्ण भारत पर यहाँ पे जम्मू कश्मीर राज्य के ऊपर भी अप्लाई है। देखिए, परंतु, जहाँ पे परंतु लग जाता है वहाँ एक्सेप्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक्सेप्शन क्या है इसके अंदर, 8, 10, 11। याद रखिए, सीधी सी बात है, 8, 10, 11। ठीक है, नागालैंड राज्य को और जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे, मीन्स चैप्टर्स हैं ये 8, 10, 11, और कुछ में समझ लेना। ठीक है, किंतु फिर एक एक्सेप्शन आया। ठीक है,
ये याद रखिए कि पहले तो बोलता है कि सीआरपीसी पूरे भारत में अप्लाई है, फिर बोलता है 8, 10, 11 नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं है, फिर एक एक्सेप्शन और दे दिया। अब वो क्या दिया, राज्य सरकार अपने नोटिफिकेशन के द्वारा नागालैंड राज्यों या जनजातीय क्षेत्रों पे भी कुछ भाग पर कुछ परिवर्तनों के साथ ये सीआरपीसी अप्लाई कर सकते हैं। वो उसकी खुद की मर्जी है स्टेट गवर्नमेंट की कि वो नोटिफिकेशन से कुछ भी चीज़ें अप्लाई कर सकती है, वो खुद गवर्नमेंट बोलती है। पर आपको सिर्फ इतना पढ़ना है 8 एंड 11 अप्लाई नहीं, वो सिर्फ 8 एंड 11 ही अप्लाई है नागालैंड राज्यों को और जनजातीय क्षेत्रों को। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जो जनजातीय क्षेत्रों का कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, अब उसको छोड़िए, अब सिर्फ यहाँ से देखिए 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन क्या हुआ था, ये सीआरपीसी अप्लाई हुई थी, मतलब प्रवर्त हुई थी। ठीक है, और जो स्पष्टीकरण है ये आप खुद पढ़ें, ठीक है, जिससे आपको खुद भी समझ में आए थोड़ा। फिर पढ़ते हैं परिभाषा खंड मीन्स डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 को हम एक कहानी से पढ़ेंगे क्योंकि ऐसे कभी भी याद नहीं होता कुछ भी। देखिए अब क्या होता है 2A से WA तक, अब याद रखिए 2A WA, ठीक है, यहाँ तक तो है डेफिनेशन क्लॉजेस। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे, देखिए जो ए है वो जमानतीय व अजमानतीय अपराध है। मीन्स जब हम कुछ भी काम ऐसा करते हैं तो सोचते हैं कि हमें बेल मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, तो बेलेबल और नॉन बेलेबल। ठीक है, फिर हम आता है कि जब हमने कोई अपराध ही नहीं किया तो हमारे पर चार्ज किसका लग रहा है, मीन्स आरोप क्या हो रहा है। ये आरोप मान लीजिए किसी ने लगा दिया कि इसको जेल में डालो, तो अब हम सोचेंगे कि हमें जेल में डाल दिया तो हमें बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो याद हुआ ए में बेलेबल नॉन बेलेबल और बी में है आरोप मतलब मीन्स चार्ज। ठीक है, अब सी आता है संज्ञेय। अब जो आरोप लगाया है हमें तो पता ही नहीं है कि ये संज्ञेय है मतलब कॉग्निजेबल है। ठीक है, इसमें ही आता है नॉन कॉग्निजेबल, वो कहाँ पे आएगा, वो आता है यहाँ पे 2L में। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ते हैं डी परिवाद। अब जो परिवाद है वो कोर्ट में होता है, फिर है ई हाई कोर्ट, और फिर है एफ मीन्स भारत में क्या होगा, पहले तो लिख रखा था कि जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं है, पर अब जम्मू कश्मीर पे अप्लाई है तो लिख दिया कि जम्मू कश्मीर पे अप्लाई है। ठीक है, तो एफ होगा इंडिया। ठीक है, फिर है जी मीन्स जांच, जी जांच। ठीक है, अब जांच करेंगे इंडिया में। फिर क्या हुआ, एच मीन्स अन्वेषण, आई मीन्स न्यायिक कार्रवाई मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग। फिर है जे स्थानीय अधिकारिता, के मीन्स महानगर क्षेत्र, और फिर जो एल है वो असंज्ञेय अपराध है। अब इसको लिंक करके कहाँ से पढ़ना है, 2C से मीन्स संज्ञेय मतलब कॉग्निजेबल। ठीक है, फिर है 2M अधिसूचना, और 2N में क्या आएगा, 2N में आता है अपराध। ठीक है, ये अपराध की परिभाषा और भी कहीं है आईपीसी में, मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप मुझे बताएंगे कि अपराध की परिभाषा आईपीसी में कहाँ पे है। ठीक है, फिर है ओ में है पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, जो पुलिस ऑफिसर होता है, पुलिस चार्ज ऑफिसर, उस चीज़ के बारे में बता रखा है। मीन्स प्लेस स्थान, क्यू मीन्स प्लीडर, आर मीन्स पुलिस रिपोर्ट मीन्स रिपोर्ट से भी याद कर सकते हो। ठीक है, फिर है पुलिस थाना, फिर टी में है विहित, यू में लोक अभियोजन, वी में उपखंड, डब्ल्यू में समन मामला और एक्स में वारंट मामला, डब्ल्यू ए में पीड़ित। अब देखिए जमानती अपराध, बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, जो फर्स्ट शेड्यूल में मतलब 2 शेड्यूल हैं तो उसमें फर्स्ट शेड्यूल में अपराध बताया गया हो। जमानती अपराध एक ऐसा अपराध है जिसे संहिता की प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध बताया गया। और अजमानती क्या है, जो जमानतीय नहीं है, मतलब अजमानती अपराध का तात्पर्य होता है कि जमानतीय के अतिरिक्त जो अपराध होते हैं अन्य वो अजमानती अपराध होते हैं। फिर है एक केस आया मोतीराम वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा कि जमानत एक नियम है और कारागार एक अपवाद है। ठीक है, फिर है चार्ज। चार्ज क्या होता है कि एक से अधिक शीर्ष हो तो उसका कोई भी शीर्ष आरोप में सम्मिलित हो, तो आरोप को परिभाषित न करके मात्र संक्षिप्त व्यवस्थापन ही प्रस्तुत किया है, मतलब आरोप की कोई परिभाषा नहीं है, बस सिर्फ इतना बोला कि एक से अधिक शीर्षक हो तो कोई भी एक शीर्षक। फिर है संज्ञेय अपराध मतलब मीन्स कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, जिसमें पुलिस अधिकारी फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार किसी अन्य विधि के अनुसार अपराधी को वारंट के बिना ही गिरफ्तार कर लेता है, मतलब कोई ऐसा मर्डर कर दिया तो वो क्या करेगा, पकड़ लाएगा, वैसे कोई वारंट जरूरी नहीं है। ठीक है,
अपराध क्या होता है जिसमें सिर्फ इतना याद रखो, क्योंकि पूरी परिभाषा हमें मीन्स में काम आती है और मीन्स में तो हमें पूरा अच्छे से लिख लिख के याद करना होगा। प्रीलिम्स के लिए क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं। तो देखिए, और जो असंज्ञेय अपराध होता है वो पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना ही गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। इसमें क्या है, फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार। अब देखिए जो जांच होती है वो क्या होती है, जांच के संदर्भ में सत्य है, जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। जांच का उद्देश्य है कुछ तथ्यों की सत्यता व असत्यता को सुनिश्चित करना कि प्रथम दृष्टया कोई अपराध बनता है कि नहीं बनता, मतलब जांच यही होती है। ठीक है, इंक्वायरी आपराधिक मामलों का द्वितीय चरण होता है। ठीक है, उसके बाद है अन्वेषण मीन्स इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कि अन्वेषण वे समस्त कार्रवाई होती है जो पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी अन्य प्राधिकृत द्वारा साक्ष्य एकत्र करने के प्रयोजन से की जाती है। अब देखिए न्यायिक कार्यवाही क्या है कि जो 2I में दे रखा है, ऐसी कार्रवाई जिसके अनुक्रम में शपथ पर वैध रूप से साक्ष्य लिया जाए, मतलब जो एफिडेविट है उसमें वैध रूप से साक्ष्य लिया जाए। स्थानीय अधिकारिता क्या होती है कि मजिस्ट्रेट की अपनी एक स्थानीय अधिकारिता होती है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं अपराध के बारे में। अब क्या है अपराध के बारे में, अपराध बोलता है कि आईपीसी में भी अपराध की परिभाषा है, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब इसमें देखिए, उस समय लागू किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया हो कोई कार्य अथवा लोक को, और पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद क्या है दाखिल किया जाता है, तो वो क्या होता है, अपराध होता है। अब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी क्या होता है, जो मतलब किसी कार्य को उस समय लागू किसी विधि द्वारा दंडनीय न घोषित कर दिया जाए। ठीक है, और जो किसी विधि को दंडनीय न घोषित कर दिया जाए वह अपराध की श्रेणी में नहीं आ सकता, और ना ही उसके उल्लंघन के लिए किसी को सजा दी जा सकती है इसके अंतर्गत। ठीक है, और फिर देखिए स्थान में क्या क्या होता है, गृह, तंबू, जलयान, भवन, यान। प्लीडर क्या होते हैं, किसी न्यायालय में विधि व्यवसाय करने वाले, और न्यायालय के किसी कार्रवाई में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, जो सेक्शन सीआरपीसी के सेक्शन 173 के 2 क्लोज में पुलिस अधिकारी द्वारा भेजी जाती है। और पुलिस थाना क्या होता है, कोई भी चौकी, कोई भी स्थान जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा पुलिस थाना घोषित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस हेतु विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी है। फिर आता है विहित क्या होता है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बनाए गए नियम। लोक अभियोजक जो धारा 24 के अंतर्गत लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है, लोक अभियोजक के अधीन कार्य करता है। कहते हैं उपखंड क्या होता है, जिले के किसी उपखंड से है। समन मामले का तात्पर्य ऐसे मामले से है जो वारंट मामला नहीं है, और वारंट मामले के समन मामले का तात्पर्य ऐसे आपराधिक मामले से है जो 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों को दंडादेश दिया जा सकता है। अब वारंट मामला मृत्यु, आजीवन कारावास, जैसा मैंने बताया भी। और फिर है पीड़ित में आता है, पीड़ित में है कि ये कब अमेंडमेंट हुआ था, 2008 में अंत स्थापित किया गया था। 31/12/2009 को प्रवर्तन में आया। किसी कार्य अथवा लोप के कारण कारित किसी क्षति या हानि से व्यथित है जिसके लिए अभियुक्त को आरोपित किया गया है। पीड़ित का या संरक्षक या उसके विधिक उत्तराधिकारी पीड़ित में आते हैं। फिर उसके बाद है सेक्शन 3 न्यायाधीशों का अर्थ लगाना। इसमें क्या है, केवल मजिस्ट्रेट शब्द का ही प्रयोग किया गया है, वहाँ क्रमशः न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट का अर्थ लगाया जाएगा, अन्यथा अनपेक्षित ना हो। और जो 4 है उसमें बोला कि भारतीय दंड संहिता या इससे परे किसी दूसरे विधि किए गए अपराधों के विचारण से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। तो हमने शॉर्ट तरीके से सिर्फ उतना ही पढ़ा है जितना एग्जाम्स में आएंगे।